नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सीरीज़ है, ठीक है, इंडियन एमसीक्यू जो पार्ट है उसको हम लोग लेके आए हुए हैं। इंडियन एमसीक्यू पार्ट को हमारा जो प्लान है, क्या है प्लान हमारा कि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के जनरली हमारे इस चैनल से आपको दो तरह से क्लासेस देखने को मिलेगा। एक क्लासेस हमारा जो है अभी आया नहीं है, कुछ दिन में आना चालू हो जाएगा। पहले आप क्लास को समझ लीजिए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लीजिए, उसके बाद इस पर क्लासेस चलेगा। ये जो क्लासेस रहेगा आपका खास तौर पे फ्री रहेगा, ठीक है। और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे कि उसको टॉपिक वाइज क्या करेंगे, डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे पीपीटी फॉर्म पे, ठीक है। अभी हमारा जो क्लास है कुछ दिन बाद चालू हो जाएगा प्राचीन भारत पे, ठीक है। प्राचीन भारत का क्लास हम लोग लेके आएंगे, ये आपका पीपीटी फॉर्म पे मिलेगा। और दूसरा जो पैटर्न है वो दिखने को मिलेगा आपका एमसीक्यू सीरीज में। एमसीक्यू सीरीज में हमारा जो प्लान है वो है कि 2003 से लेके जो पीएससी ने जो शुरुआत किया था, पीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी चालू कब किया है, 2003 से हुआ है। तो 2003 से लेके कंटिन्यू मतलब एक्चुअली 2004, 5, 6, 8, ठीक है, जैसे कि 12 हुआ था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतना पीएससी का हम क्या करेंगे, सारे एक ही सब्जेक्ट के हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। इससे आप क्या करेंगे, जज कर पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा करके, ठीक है। ओके, तो इसी पार्ट में हमारा कुछ वीडियो और आ चुका है। अभी हमारा जो आज का जो चरण है वो आपको देखने को मिलेगा 2012 पीएससी। 2012 पीएससी एक नए पैटर्न में शुरुआत हुआ जहां से, और वहीं से हम क्या करते हैं, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सीजी हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए हिस्ट्री का जब भी पार्ट आएगा तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये बता दूं। तो हिस्ट्री के पार्ट में आपको दर्शन का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर, कला और साहित्य के क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, कला और साहित्य के क्वेश्चन भी, ठीक है, ये हो गया। और इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो आपका संविधान का क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा बनता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले चालू करते हैं, अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है। अणुव्रत क्या है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन किसका है, दर्शन का क्वेश्चन है। दर्शन का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है कि जो जैन दर्शन है, ठीक है, और एक है बौद्ध दर्शन है, क्योंकि ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, दर्शन का भी क्वेश्चन है। तो जैन दर्शन के जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको याद रखना है। तो जैन दर्शन के जो क्वेश्चन है उनमें से एक जो क्वेश्चन है वो क्या था, पंच महाव्रत। क्या है, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत का मतलब क्या होता है कि आपको खासतौर पे ऐसे 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा जो क्या करेंगे, आपको जैनिज्म की ओर लेके जाए, मतलब आपको जीन की ओर लेके जाए, ठीक है। जितेंद्री बनना है तो आपको इस 5 महाव्रत का पालन करना पड़ेगा। तो क्या क्या है दोस्तों, ये है सत्य अहिंसा, ठीक है, अस्ते अपरिग्रह, ठीक है, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह, और एक है ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब इसी जो 5 पार्ट हैं, इसी 5 पार्टों को अगर हम लोग बात करें, कि खास तौर पे यहाँ पे कि जो पार्ट है, कि ये जो 5 पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पंच महाव्रत बोलते हैं। अब क्या होगा कि कोई भी आदमी जो रहता है वो गृहस्थ आश्रम में रहता है, तो इन 5 चीज़ों का पालन कर पाएगा क्या, तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं जैनिज्म के द्वारा कि इन 5 का सरल रूप, कौन सा रूप, सरल रूप लेके आए थे कि कुछ चीज़ों पे हम बाध्य नहीं करेंगे। जैसे कि आपको गृहस्थ जीवन में चलाना है तो आप ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो आप संतानोपत्ति नहीं कर सकते, क्लियर है। तो संतानोपत्ति नहीं कर सकते तो वहाँ पे आपको छूट दी जाएगी। आप अगर सपोज दैट अपरिग्रह मतलब संचय नहीं कर सकते तो अपने भरण पोषण कैसे करेंगे परिवार पे, तो वहाँ पे कुछ स्तर पे क्या कर सकते हो, आप संचय कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके 5 जो जटिल चीजें था उनको सरल रूप में प्रस्तुत किया गया, उसी का नाम ही क्या पड़ा हमारा, उसी का नाम ही पड़ा आपका अणुव्रत, ठीक है, अणुव्रत, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, जैन धर्म का क्वेश्चन, इसे ही अणुव्रत कहते हैं, ठीक है। आपको ऐसे एमसीक्यू सीरीज बहुत कम देखने को मिलेगा जिसमें हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है और उसके जो पैटर्न है उस पर भी हम क्या करें, डिस्कशन करें, ठीक है। प्लस उसके सारे जो आपको रिलेटेड फैक्ट है वो सबके सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, अगर ये दोनों ऑप्शन की बात करेंगे तो हम देखेंगे, जैसे कि देखो बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है,
ठीक है। बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है उसके हम लोग बात करें देखिए, बौद्ध धर्म में क्या है, दो प्रकार से ये क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। एक को बोलते थे हीनयान, जो प्राचीन जो इनके जो रूढ़िवादी जो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, परंपरागत कॉन्सेप्ट थे, उनको लेके आया, वो हीनयान था। और इनकी जो नवीनतम या वैज्ञानिकवादी जो सोच था उनको लेके आया, उसे हम क्या बोलते हैं, महायान बोलते हैं। ठीक है, हीनयान महायान। हीनयान महायान में अगर हीनयान की बात करें तो खास तौर पे ये लोग क्या करेंगे कि मूर्ति पूजा का क्या करेंगे, ये लोग विरोध करेंगे, क्योंकि बौद्धिज्म में मूर्ति पूजा नहीं होता। ठीक है, इसमें जबकि क्या होगा, मूर्ति पूजा होगा। ठीक है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट लाएगा ये, बोधिसत्व का, जबकि इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो महायान है वो पूर्वी एशिया की तरफ ज़्यादा दिखने को मिलेगा, पूर्वी एशिया की तरफ, जबकि ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, दक्षिणी एशिया की तरफ मुंह हो जाएगा। जैसे कि देखेंगे इंग्लिश में एग्जाम्पल आता है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, जबकि इसका जो एग्जाम्पल आता है कौन आता है, चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, साउथ कोरिया हो गया, ये सब बुद्धिज्म को मानते हैं। और ये लोग वैज्ञानिकवादी सोच है। आप देखेंगे अगर थोड़ा सा एनालिसिस कर पाएंगे तो आपको मैं बताऊं कि अभी के डेट में जो ने महायान को अपनाया वो क्या बने, सबसे कैपिटलिज्म या पूंजीवादी बने। देखिए, जैसे साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन वही इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्योंकि कोई भी धर्म में जब रूढ़िवादिता रहता है, ठीक है, जो नए चीज़ों को नहीं अपनाता वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म होते जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हीनयान और महायान के बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा टॉपिक है। एक है लोकायत मत। क्या है, तो लोकायत मत के बारे में आपको याद रखना है। लोकायत मत किसे बोलते हैं, लोकायत मत हम लोग उसे बोलते हैं, कौन सा पेन ही चलेगा, फाउंटेन पेन ही चलेगा, इसको चार्वाक दर्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, चार्वाक दर्शन। ठीक है, ओके, तो ये आपको चार्वाक दर्शन भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा काल बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है, आईवीसी का क्वेश्चन है। अब आईवीसी का जो क्वेश्चन है इसे अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका जो पार्ट है, देखिए इसमें जैसे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है आपका स्थल से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक तो पूछा जाता है उनकी जिला या अभी वर्तमान स्थिति क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है उसका नदी से क्वेश्चन आता है, कौन से नदी के तट पे है। चौथा क्वेश्चन आता है इसके खोज किसने किया, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, खोज किसने किया, और इसी के साथ इसका ईयर भी पूछा जाता है, किसने खोज किया, कब किया। पांचवा क्वेश्चन आता है इसमें क्या क्या प्राप्त स्थल हैं। तो प्राप्त स्थल जो रहता है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अभी का जो क्वेश्चन है वो प्राप्त स्थल से आया हुआ है। ठीक है, और लगभग लगभग आपको 10 से 11 प्लेस ऐसे हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसका एक पार्ट तो ये हो गया, और उसके साथ ही आपका जो सामाजिक आर्थिक जो विकास हुआ, सामाजिक आर्थिक विकास हुआ, वहां से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्वेश्चन है हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा काल में तांबे का रथ जो तो वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। ठीक है, दैमाबाद है जहां पे क्या मिला था, तांबे के रथ मिला था, तांबे के रथ मिला था। ठीक है, देखिए अगर हम लोग देखें कि एक्चुअली तांबे का रथ क्यों मिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि धातु का जो विकास है, ठीक है, धातु का विकास का क्रम अगर हम लोग देखें तो दुनिया में सबसे पहली बार किसी धातु के बारे में प्राप्त हुआ कि इससे हम लोग कुछ उपयोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊं तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आ जाएगा तांबा। ठीक है, तांबा जो बनता है वो बनता है कांसा, ठीक है, प्लस टीन से बनता है। ठीक है, देखिए तो अगर हम लोग देखें ये कांसा, कांसा को बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे कि तांबे में टीन को मिला देंगे। ठीक है, काटता, हाँ, तो इसका जैसे कोड रह जाएगा काटता। ठीक है, देखो कांसा और टीन में मिलाओगे, ठीक है, तांबा पे, तो ये बन जाएगा आपका कांसा। तो शुरू में तो हम लोग तांबा उपयोग कर रहे थे, तांबा क्या है मुख्यतः ये है, उसके बाद इसका मिश्र धातु बनाता है। ठीक है, मिश्र धातु बनाता है कांसा बनाने के लिए। तो आईवीसी का जो पहला पार्ट था उसे हम लोग ताम्रयुगीन सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट था वो क्या था, कांस्ययुगीन सभ्यता था, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो जो आईवीसी का जो शुरू जो पार्ट था, ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे ताम्रयुगीन सभ्यता, मतलब तांबे की खोज शुरू में हुआ था। ठीक है, इसी वजह से क्या मिल रहा है यहाँ पे, तांबे के रथ मिल रहे हैं। ठीक है, तांबे के रथ कहाँ से मिला है, दैमाबाद से मिला है। राखी गढ़ी को आपको याद रखना है, राखी गढ़ी को, कि
यहाँ पे क्या है कि इससे पहले अगर हम लोग देखें, जैसे कि लास्ट जो वाला जो सीरीज था, ठीक है, राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल में से था एक, ठीक है, धौलावीरा के पहले, तो ये भी आपको याद रखना है। और रविंद्र नाथ बिष्ट ने खोजा क्या था, बनवाली, जहाँ पे जौ के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे? जौ के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक एक जो पैटर्न है उसमें कौन कौन सी जगह क्या क्या मिला है, इसको आपको करके चलना है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एक जो क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में बनाइए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको क्या करेंगे, जितने सारे आपको शासक होते हैं उन शासक को लेके आना है, और शासकों में आपको क्रम वाइज जमाना है, उसको भी ईयर के साथ, ठीक है। खासतौर पे जो मौर्य हो गया या गुप्त हो गया, ठीक, या जो हमारा जो पार्ट है हर्ष के बाद वाला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा राजा सेम सेम पे आए हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है। ज़्यादा छोटे छोटे जो राजा है वहाँ से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं गुप्त शासक का, तो गुप्त शासक में सबसे पहले जो हुआ था उसका नाम क्या था, श्री गुप्त हुआ था। इसके बाद कौन आए थे, घटोत्कच आए थे। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद कौन आ जाएगा आपका, चंद्रगुप्त। इसके बाद समुद्रगुप्त आ जाएगा। समुद्रगुप्त से आपको ईयर पता होना चाहिए, कैसे, 335 से 375। इसके बाद विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय बोलेंगे तो इसका जो कार्य रहेगा 375, ठीक है, 335 से 375, ठीक है। 375 से 380 रहता है रामगुप्त का, बीच में रामगुप्त का 380 तक के, और ये 380 से लेके 414 तक के चंद्रगुप्त द्वितीय का रहेगा, ठीक है। इसके बाद और देखेंगे तो एक आ जाएगा कुमारगुप्त आएगा। कुमारगुप्त के बाद कौन आएगा, स्कंदगुप्त आएगा, स्कंदगुप्त। इसके बाद आ जाएगा बड़ा राजा में भानुगुप्त, ठीक। देखिए क्या क्या आया, सबसे पहले समुद्र श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर भानुगुप्त। इतने राजा को नाम आपको क्रम से पता होना चाहिए। अब इसमें जो क्वेश्चन देखे तो देखिए, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा, ये समुद्रगुप्त होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर इसमें देखी जाए तो समुद्रगुप्त फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 कहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले ये हो जाएगा। इसके बाद कौन आएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट आएगा। इसके बाद कौन आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। इसके बाद कुमारगुप्त आएगा, इसके बाद स्कंदगुप्त होगा। तो इस प्रकार ये आंसर नंबर जो 2 है ये इसका सही होगा, ठीक है। आपको ऐसे क्रम से क्या करना है, जमा जमा के रखना है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, इसका आंसर 4 क्यों लिया है, क्योंकि सबसे पहले तो, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट आएगा क्योंकि 319 में था, तो इस प्रकार इसका आंसर जो आ जाएगा फर्स्ट आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या हुआ था कि जो वेदांत दिया गया था, ठीक है, वेदांत दर्शन बोलते हैं इसको, और इसी दर्शन से क्या हुआ, इसकी व्याख्या करने के लिए वेदांत दर्शन लाया था। तो अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किसने किया था, शंकराचार्य ने किया था। इसके अनुसार से क्या होता है कि एक होता है आत्मा, ठीक है, और एक होता है आपका क्या होता है, ब्रह्म होता है। जो ब्रह्म और आत्मा क्या है, एक ही है बोलते हैं, ठीक है। और जगत क्या है, जगत क्या है, मिथ्या है, जगत मिथ्या है। तो मेन जो चीज़ें हैं क्या है, ब्रह्म और आत्मा है, और जगत मिथ्या है, ठीक है। और इसके बीच में जो लेयर होते हैं उसे हम बोलते हैं माया। माया को भी मिथ्या का ही एक रूप माना गया है, ठीक है। तो आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही चीज़ है, इसी बातों को बताने के लिए अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अद्वैतवाद के कॉन्सेप्ट के बाद बहुत सारे लोग ने अपना अपना कॉन्सेप्ट लेके आया, जैसे कि रामानंद। इसके हम लोग बोलते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने वाला, उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाला कौन है, रामानंद है, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, 5 अलग अलग शिष्य बनाए थे, और जो 5 शिष्य बनाए थे उन्हीं में से एक शिष्य का नाम क्या था, कबीरदास जी था, ठीक है। तो ये कबीरदास जी को आपको याद रखना है, जिसकी जो ये हम लोग देखेंगे, साखी हो गया, सबद हो गया ना, रामायणी हो गया, ये सब कबीरदास की भाषा है। चैतन्य को याद रखेंगे, बंगाल के संत प्रसिद्ध हैं जिन्होंने क्या किया था, कीर्तन को लाया था। क्या लाया था, कीर्तन। और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसे हम बोलते हैं अचिंत्य भेदो भेदवाद, अचिंत्य भेदो
भेदवाद, अचिंत भेदो भेदवाद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके आपको पढ़ना पड़ेगा और हल्का हल्का इसके बारे में आपको रिलेटेड फैक्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा नटराज के प्रसिद्ध कांस्य कला आकृति किस कला की एक विशिष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है नटराज का, जो भगवान शंकर के हैं कि जैसे तांडव जो डांस करते हैं, ठीक है, तांडव नृत्य, तो तांडव नृत्य करते हुए, ठीक है, उसका जो रूप दिखता है वो क्या है, नटराज का मंदिर है। तो नटराज का जो मंदिर है साउथ इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिला था, तो साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। इस प्रकार यहाँ का चोल कला से संबंधित रहता है। ठीक है, नटराज का प्रसिद्ध जो कांस्य कला मूर्ति है, ठीक है, जैसे कि एक जगह है वहाँ पे, उसका नाम है जहाँ तक है चिदम्बरम। क्या है, चिदम्बरम, चिदम्बरम। ठीक है, चिदम्बरम में ही क्या है, नटराज का मंदिर है। ठीक है, नटराज का शिव मंदिर है। ठीक है, नटराज का मंदिर। देखिए गंधार कला और मथुरा कला का, इसका हम लोग एक रूप देखेंगे, और मौर्य कला का भी। तो ये दोनों की अगर बात करें तो ये मूर्ति कला की, ठीक है, देखो देखो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये ना। ठीक है, ए आएगा इसका आंसर फाइनली। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक होता है गंधार कला, एक होता है आपका मथुरा कला, और एक होता है आपका अमरावती शैली, बोलते हैं इसको अमरावती। ये सब क्या है, तो ये मूर्ति बनाने की शैली है, मूर्ति ना कि मंदिर। ठीक है, मंदिर का अलग होता है, मूर्ति बनाने की शैली। जैसे गंधार कला की बात करें तो ये ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया जाएगा। किसका, ग्रेनाइट पत्थर का, काले वो भी। ठीक है, अभी जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में देखिएगा, ये क्या दिखाता है आपका, लाल बलुआ पत्थर को दिखाता है। ठीक है, और ये अलग दिखाता है साउथ इंडियन का। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है इसी पे बन रहा है, मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया है। किसका, लाल बलुआ पत्थर का। ठीक है, जबकि काले ग्रेनाइट जो हार्ड पत्थर होता है वो गंधार शैली का था। गंधार शैली को हम लोग इंडो आर्यन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंडो आर्यन। ठीक है, जबकि ये क्या है, हमारा भारतीय शैली है ये। ठीक है, मथुरा शैली को डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है, कनिष्क को जाता है। इन्होंने ही क्या किया था, दोनों जगह राजधानी बनाई थी, कनिष्क और जम्मू कश्मीर पे। उसके पश्चात उन्होंने मथुरा शैली को डेवलप किया। गंधार शैली को कई जगह जो पढ़ने को मिलेगा आपको, बौद्ध और जैन की प्रतिमा ज़्यादा देखने को मिलता है। किसका, बौद्ध और जैन का, बौद्ध और जैन का। जबकि मथुरा शैली में सबका मिलता है, प्लस हिंदू देवी देवताओं का भी मिलता है, हिंदू देवी देवताओं का। मथुरा शैली को कई लोग बच्चे आदर्श मानते हैं। ठीक है, आदर्श मतलब कई जो पढ़ने वाले हैं अच्छे से, आदर्श। जबकि जो गंधार शैली की मूर्ति था यह क्या था, यथार्थ था। जैसे उसकी बिल्डिंग है, जैसे उसकी बॉडी है, जैसा उसका सेफ है, उसको वैसे ही दिखाते थे। जबकि मथुरा में क्या करते थे कि जैसे कि भगवान है तो भगवान के पीछे में क्या लगाते थे, चक्र लगाते थे। ठीक है, गदा आभूषण ये सब दिखाते थे, बहुत ही सुंदर रूप दिखाया जाता था, इसलिए इसको आदर्श मानते हैं। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार जो पूछा गया क्वेश्चन, मथुरा की शिल्पकला के किस पत्थर का उपयोग किया, तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। ग्रेनाइट का किस में किया गया है, गंधार में किया गया है। ठीक है, ओके। देखिए सही मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, माल्य मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, चौरी चौरा घटना और डांडी मार्च। ठीक है, इधर देखिए असहयोग आंदोलन की वापसी, नमक कानून का विरोध, सांप्रदायिक निर्वाचन, देशव्यापी आंदोलन। अब देखते हैं कि चौरा चौरी घटना जो है ये किससे संबंधित है। तो चौरा चौरी घटना 1920 में हुआ था। ठीक है, 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च को, 5 मार्च 1922 को हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन की वापसी ली गई बारडोली प्रस्ताव के माध्यम से। बारडोली प्रस्ताव किसमें था, गांधी जी का था। इसने बोला कि अहिंसागत जो आंदोलन होगा उसमें हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, वहाँ से गांधी जी ने वापस कर दिया। तो सी का आ रहा है 1, देखो सी का 1 ये हो गया, सी का 1 कौन सा हो रहा है, केवल यही बस हो रहा है। अब थोड़ा और देखते हैं, माल्य मिंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था, ये भी पता है 1909 में आया था ये, जिसमें क्या किया गया था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पृथक निर्वाचक मंडल के कारण ए का 3 हो जाएगा, तो ए का सी हो गया। साइमन कमीशन, नमक कानून का विरोध। ठीक है, हाँ देखो साइमन कमीशन का जो है, अगर हम लिख इसको बात करें, ए का 3 है, बी का 4 है, तो साइमन कमीशन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका देशव्यापी आंदोलन। जब वो आए थे तो उसको बहिष्कार किया गया था। डांडी मार्च, नमक कानून का विरोध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार फाइनल आंसर है इसका ए।
ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि नंदी, कल्पवृक्ष, ऐरावत और कामधेनु किसका किसका प्रतीक है। कुछ कुछ जो हिंदू माइथोलॉजी का क्वेश्चन है, ये किसका है, हिंदू माइथोलॉजी का क्वेश्चन। जिनको हिंदू संस्कृति के बारे में या सनातन संस्कृति के बारे में थोड़ा पता है तो वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। देखिए अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि पीएससी में जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकते हैं, एकदम ऐसा नहीं कि जो दिया है वही से आएगा। देखिए नंदी की जो बात करें तो नंदी हम लोग किसको बोलते हैं, शिव के सांड को बोलते हैं। ठीक है। ऐरावत क्या होता है, ये एक हाथी होता है जो दिव्य सफेद हाथी होता है, बोलते हैं जो इंद्र सवारी करता है। इंद्र किस में सवारी करता है, ऐरावत हाथी में करता है इंद्र की सवारी। ठीक है। ये शंकर जी का सवारी है नंदी। ओके। कल्पवृक्ष क्या है, एक पेड़ है जो खास तौर पे जब समुद्र का मंथन हुआ था तब ये प्राप्त हुआ, समुद्र मंथन से। ठीक है। तो समुद्र मंथन से क्या प्राप्त हुआ था, कल्पवृक्ष, स्वर्ग का वृक्ष। और कामधेनु क्या है, एक पवित्र गाय है, ये भी आपका समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। अब देखो ए का जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, सी हो रहा है, ए का 3 हो रहा है, मतलब ए का 3 हो जाएगा। ठीक है। बी का 4 हो रहा है, बी का 4 हो जाएगा। सी का 1 हो रहा है, सी का 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो रहा है, डी का 2 हो रहा है, सॉरी, और सी का 1 हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार आंसर फाइनल 1 है। ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं। किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह को कई जगह देखना व्हाइट मोमेंट बोलेंगे, व्हाइट मोमेंट। ठीक है। या इसको श्वेत विद्रोह भी कहते हैं, श्वेत विद्रोह कहते हैं। ठीक है। अब देखो सफेद विद्रोह क्या होता है, जनरली अंग्रेजों के शासनकाल था। ठीक है। तो अंग्रेज बहुत सारे हमारे यहाँ काम करते थे इंडिया पे। अब उनके लिए वो अपने मांगों को लेके मतलब सैलरी हो गया, ठीक है, प्रमोशन हो गया, या जैसे कि पेंशन हो गया, ये सारे मांगों को लेके जब आंदोलन करते थे अंग्रेजों के द्वारा तो उसे ही हम क्या बोलते थे, श्वेत विद्रोह कहते थे। ठीक है। तो श्वेत विद्रोह हुआ था एक्चुअली लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब है, 1905 के आसपास है। इन्होंने क्या खास किया है, तो इसने बंगाल विभाजन कराया था, ये आपको पता होना चाहिए, बंगाल विभाजन। ठीक है। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन कराया था, सांप्रदायिक निर्वाचन कब, 1909 में। ठीक। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब है, तो लिटन और रिपन ये दोनों को याद रखना है आपको। इसका शासनकाल था 1878 से लेकर 1882 तक के। और इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो ये जो चलेगा 74 से लेकर 78 तक रहेगा। लॉर्ड लिटन एक क्या है, प्रतिक्रियावादी नेता थे, जिन्होंने क्या किया था, जैसे दिल्ली दरबार हो गया, पहला दिल्ली दरबार, ठीक है, दिल्ली दरबार हो गया, या प्रेस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला हो गया, ये सारे काम करेगा। जबकि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को देखिए लॉर्ड रिपन ये बहुत ही कहीं ना कहीं एक सपोर्टर रहे हैं लॉर्ड रिपन। इसको हम लोग स्थानीय स्वशासन के जनक कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है। दूसरा अगर इसकी बात किया जाए तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि एक जो बिल लाया था, इल्बर्ट बिल विवाद को सुलझाया था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था कि कोई भी भारतीयों के मैटर को भारतीय जज भी सुन सकता है और अंग्रेज भी सुन सकते हैं, लेकिन इल्बर्ट बिल विवाद के माध्यम से भारतीय जजों को कोई भी मैटर सुनने के लिए स्वतंत्रता दी गई, या उनको अधिकार दिया गया कि भारतीय जज भी अंग्रेजों के मैटर को सुन सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो प्रेस पर प्रतिबंध था उसको भी पूर्ण कराया था, प्रेस पर प्रतिबंध पर। ठीक है। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बहुत अच्छी चीज़ें हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ओके। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ठीक। ओके। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज गवर्नर जनरल में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। अभी जस्ट हाल में पढ़े थे, तो समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध था उसको समाप्त किया है, क्या किया था, समाप्त किया था। तो समाप्त करने वाला का श्रेय किसको जाता है, तो एक्चुअली क्या था कि लिटन ने प्रतिबंध करा दिया था। ठीक है। तो लिटन के बाद रिपन आया। देखो एक्चुअली क्या, अगर हम लोग प्रेस की बात करें तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले जो प्रेस था, ठीक है, प्रेस की जो शुरुआत हुई थी 1880 के आसपास हो चुकी थी। ठीक है। 1880 में हुआ था, लेकिन जो विलेजरी आते हैं उन विलेजरी आएगा 1780 में हो जाता है, और ये 1800 के आसपास रहते हैं। तो इसने प्रतिबंध लगा दिया। इसके जो प्रतिबंध को लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, ख़त्म किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने ख़त्म किया। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इस पर एक और प्रतिबंध लगाएगा, एमहर्स्ट ने लगाता है, एमहर्स्ट ने। ठीक है। एमहर्स्ट ने लगाएगा, तो मेटकॉफ क्या करेगा, इसको
जो प्रतिबंध रहता है उसको क्लियर करते हैं। एमहर्स्ट के लगाए हुए प्रतिबंध को मेटकॉफ ने क्या किया, उसको बंद किया, प्रतिबंध को समाप्त किया था। तो इस वजह से चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस के मुक्तिदाता कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। बाद में इसका नाम और पढ़ेंगे 1809 में जब अमृतसर की संधि होता है तो। ठीक है, लॉर्ड मैकाले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शिक्षा नीति के लिए प्रसिद्ध है इसका। ठीक है, शिक्षा नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, वारेन हेस्टिंग क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके समय में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और लॉर्ड काई को भारतीय प्रशासन के भी जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सिविल सर्विस को कॉर्नवालिस और लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल का जो विद्रोह हुआ था इस समय कौन था? बंगाल का विद्रोह में लॉर्ड क्लाइव था। ठीक, आपको ऐसे धीरे धीरे आपको फैक्ट को लेके चलना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने फायरिंग किया है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का आ गया है लेकिन हम इसे बना सकते हैं। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। सही उत्तर चुने। तो जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था, तो बिल्कुल सही फैक्ट है। ठीक है, ओके। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। तो शांतिपूर्ण रहा, ये गलत बातें हैं, क्योंकि रुद्री पे क्या हुआ था? हिंसात्मक घटनाएं हुआ था। कहाँ पे? रुद्री पे। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ था कि दो जो जंगल किए थे, एक का नाम था रलू था और एक का नाम और क्या था, तो ये दोनों की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। ठीक है, तो ये गलत रहेगा। नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने फायरिंग की, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो केवल 2 गलत हैं और 1 और 3 सही हैं। 1 और 3 सही है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, ओके। अब आता है नील क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था? नील क्रांति क्या है? तो नील क्रांति का मतलब क्या होता है? नील की खेती के लिए। किसके लिए किएंगे? नील की खेती के लिए एक विद्रोह हुआ था, तो इसे हम बोलते हैं नील क्रांति। ठीक है, इसके जो जनक थे या फिर जिन्होंने किया था वो था दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। दिगंबर विश्वास या विश्वास ब्रदर बोलते हैं। नील की खेती के बारे में जो बताया गया था, इसमें क्या था? एक नील दर्पण करके एक पुस्तक था। क्या था? नील दर्पण। ठीक है, दीनबंधु मित्र का पुस्तक था। दीनबंधु मित्र, दीनबंधु जी की पुस्तक का नाम क्या था? नील दर्पण। उसी के माध्यम से क्या हुआ, ये पता चला कि यहाँ पे नील क्रांति हुआ था करके। ठीक है, हालांकि इस नील दर्पण पुस्तक को हरिश्चंद्र ने ज़्यादा प्रसिद्धता दिलाई थी, हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए खासतौर पे। नील दर्पण, दीनबंधु, नील की खेती, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। ठीक है, जैसे देखो, ये सिद्धू और कान्हू संथाल को देख लेंगे। ये भी हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह में। ठीक है, बुद्धो भगत को देखते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं फारसी विद्रोह हो गया, पारसी विद्रोह हो गया, तो अलग अलग विद्रोह पे इन लोगों का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार हमारा जो आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है और हमने क्या किया, 2012 पीएससी का जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, इस प्रकार हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एक ही जगह पे आसानी से मिल जाए और फुल डिटेल अपडेट के साथ मिल जाए। ठीक है, ओके,